संदीप भाई साहब आपके पास आ रहा हूँ। मैं कुछ जरा, क्योंकि जो विपक्ष की बात हो रही है, मैं उस पर भी थोड़ा 1 मिनट करके आपसे प्रश्न पूछ लूं। मेरे हिसाब से ये जो 2024 का इलेक्शन है, ये 4 स्टेट में ही तय हो जाएगा कि बीजेपी की सरकार मोदी जी की लीडरशिप में आ रही है कि नहीं आ रही है। और वो 4 स्टेट मैं क्यों कह रहा हूं, मैं बहुत दिनों से इस बात को कह रहा हूं। वो 4 स्टेट हैं, यूपी, वहां पे 80 सीट है। सेकंड लार्जेस्ट महाराष्ट्र 48 सीट, थर्ड लार्जेस्ट वेस्ट बंगाल 42 सीट्स, फोर्थ बिहार 40 सीट्स, ये कुल मिला के 210 सीट है। अब मैं एक एक थोड़ा दर्शकों के इसके लिए भी, कि दर्शकों को भी समझ में आता रहा कि मैं किस बात करना चाह रहा हूँ। संदीप और विजय कृष्ण आप और सेकंड राउंड में यूपी में 2019 में बीजेपी ने 80 में से 62 प्लस 2 अपना दल 64 सीट उनकी आई थी। बीएसपी की 10, 5 सपा की, और बीएसपी और सपा ने मिलकर लड़ा था। कांग्रेस की 1 सीट आई थी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज की तारीख में जो अभी जब विधानसभा इलेक्शंस हुए हैं, जहां पे हम सबको लगा कि अखिलेश यादव ने बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं या तो अनुभव की कमी थी, या और कुछ भी प्रेशर हो सकता है, या बड़ा दिल नहीं था, उन्होंने और लोगों को अकोमोडेट नहीं किया, बट ही फॉट अ वेरी गुड इलेक्शन। और ऐसा लगता है कागज पे कि उनकी 5 से ज्यादा सीटें आएंगी। वो जो 5 सीटें आई थी, उससे उनकी सीटें बढ़ेंगी। और एक तो ये है। दूसरी बात का जवाब जो आप मेहरू जी कह रहे थे कि नहीं समझ में आता है, ये बियॉन्ड समझ नहीं है। ये मुझे समझ में जो आता है कि रामपुर और आजमगढ़ जिस तरह से प्लेट में सजा के अखिलेश जी ने मतलब गिफ्ट किया बीजेपी को, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ईडी का और इन सबका इनडायरेक्टली प्रेशर था। और इसके सिवा और कोई कारण नहीं हो सकता। हर एक आदमी अपनी अपनी वो बचा रहा है। उसी तरह से महाराष्ट्र में 48 में 23 बीजेपी और 18 शिवसेना, 41 सीट्स इनकी थी, 4 एनसीपी, 1 कांग्रेस। आज की तारीख में अगर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी लड़ जाती है, वो शिवसेना जितनी भी टूटी फूटी हो, अगर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, शरद पवार साहब वाली एनसीपी, और राहुल गांधी या सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी वाली कांग्रेस मिलकर लड़ते हैं, तो मेरा अपना अनुमान ऐसा है, जिनसे बात की, इनकी 10 सीट का भी आना मुश्किल होगा उस 48 में। ऐसा ऐसा अनुमान है। वहां पे ये बहुत कम सीट होंगी। उसी तरह से वेस्ट बंगाल में 42 सीट्स में 22 टीएमसी की थी और 18 सीट इनकी थी। इस बार लोगों का कहना है कि ये 18 से बहुत कम पे आएंगे। और लास्ट में रह जाता है बिहार। बिहार में 40 में 39 सीट्स, 17 बीजेपी, 16 जेडीयू एंड 6 एलजेपी। ये 39 का रिपीट नहीं हो सकता है। आरजेडी 0 पे थी। आरजेडी पिछले इलेक्शन में 0 एमपी थे। जिस तरह से तेजस्वी यादव के ने इस समय परफॉर्म किया अपने लास्ट इलेक्शन में, तेजस्वी यादव के इस समय 75 सिटिंग एमएलए हैं इन द हाउस ऑफ 73, 243। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है वो एमएलए उसके पास। मुझे ऐसा लगता है कि ये 4 स्टेट ही डिसाइड कर देंगे, क्योंकि अगर इनकी 40-50 सीट भी कम हो जाती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी के नाम पे लोग मानेंगे नहीं। संदीप भाई साहब, मैं आपसे एक दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूँ। ये तो मैंने बैकग्राउंड बता दिया, इसको अगर आप कुछ मुझे ये बताइए, जो डॉक्टर राकेश पाठक ने प्रश्न उठाया कि ये प्रेसिडेंट भी नहीं, ये उत्तर मतलब बिहार के कोई राज्य के भी नहीं, ये बिहार के एमपी भी नहीं, ये किस हैसियत से डिक्लेयर कर दे रहे हैं कि मोदी जी प्रेसिडेंट, और किस हैसियत से उत्तर प्रदेश का मंत्री दिनेश खट्टर साहब इनको अपना इस्तीफा दे रहे हैं? ये कौन है? मतलब ये जरा मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, संदीप पांडे साहब जी। आनंद जी, आपको याद होगा हमारी आपकी चर्चा हो रही थी, कर्नाटक से एक किताब निकली है, महादेव देवानुरु। तो जो कर्नाटक के दलित लेखक महादेवा देवानुरु ने किताब लिखी है, उसमें उन्होंने बताया है कि भारत में 3 प्रकार के राजनीतिक दल हैं। एक जो परिवारवादी हैं, दूसरे व्यक्तिवादी, इनकी तो बात बहुत होती है, लेकिन जिसकी बात नहीं होती है, पहले होती थी जब भारतीय जनता पार्टी उभर रही थी, लेकिन अब होना कम हो गई है, कि तीसरी जो श्रेणी है पार्टी की, वो गैर संवैधानिक संस्थाओं द्वारा संचालित
यानी कि नागपुर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा संचालित ये राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी। और ये हमारे राकेश पाठक जी ने ठीक कहा कि ये राजनीतिक दल है ही नहीं है, ये तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक खड़ा किया है समूह, जिसमें कभी आरएसएस के लोग चले जाते हैं, कभी बाहर आ जाते हैं। इनके आधे से ज्यादा जो विधायक और सांसद हैं ये दूसरी पार्टियों से आए हुए लोग हैं। और इनकी हालत ये थी, आनंद जी आप याद कीजिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी तो अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को छोड़ के चौथा नाम नहीं था जो कैबिनेट मंत्री बनने लायक था। उसके बाद प्रमोद महाजन का नंबर आता था। तो इन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस को, यशवंत सिन्हा को, जसवंत सिंह को, ममता बनर्जी को, ऐसे लोगों को लेके मंत्री बना के किसी तरह से सरकार चलाई है। इसी तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार में, और देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, ये तथाकथित सवर्णों की पार्टी है, ये तथाकथित बुद्धिजीवियों की पार्टी है लेकिन इसमें आपको बुद्धिजीवी इसमें आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। इसमें नरेंद्र मोदी हैं जिनकी डिग्री संदिग्ध है, ये सब लोग जानते हैं कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री है। उस समय कंप्यूटर की मार्कशीट है, जिस समय कंप्यूटर हुआ नहीं करते थे। और अमित शाह हैं, अमित शाह उनके मैनेजर हैं। तो इसके बाद अरुण जेटली का नाम आता था, जो इनकी हैसियत थी मंत्री बनने लायक। लेकिन ये लोगों को छोड़ के उसके बाद फिर इनकी सरकार में कोई ऐसे लोग नहीं थे जो कैबिनेट मंत्री बनने लायक हो। और आप देखिए किस किस तरह के लोग मंत्री बन के बैठे हुए हैं, किस किस तरह के बयान देते हैं वो। मतलब जब तक किसान आंदोलन नहीं शुरू हुआ तब तक लोगों को मालूम ही नहीं था कि भारत का कृषि मंत्री कौन है। तो ये जो तीसरी श्रेणी वाली पार्टी है, जो गैर संवैधानिक संगठन द्वारा संचालित है, इसमें आप कठपुतली की तरह किसी को उठा के कहीं से कहीं बैठा सकते हैं और कहीं से कहीं उतार सकते हैं। तो एक जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जी बहुत शक्तिशाली नेता थे भारतीय जनता पार्टी के। उसके पहले बलराज मधोक थे और दीनदयाल उपाध्याय थे। लेकिन जिस तरह से, मतलब कुछ तो इसमें जीवित नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को जिंदा रहते हुए भी उनकी हैसियत इतनी कम कर दी गई कि वो पता ही नहीं लगा कहां चले गए। आज लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को कोई पूछता ही नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि नरेंद्र मोदी को जिस दिन चाहे आरएसएस हटा के गडकरी या किसी को ला सकती है, लेकिन वो होगा नहीं। अभी वो होगा इसलिए नहीं क्योंकि नरेंद्र मोदी अगर इस देश के प्रधानमंत्री बने तो जो आप अभी अमिताभ बुच्च जी को कह रहे थे कि आपने 13 साल वहां गुजरात में इनको मुख्यमंत्री बना के भेजा और फिर दिल्ली भेज दिया, तो वहीं से बात को पकड़ लीजिए आप। जब ये गुजरात से दिल्ली आते हैं, 3 बार का मुख्यमंत्री हुआ आदमी भारत का प्रधानमंत्री बनने आता है, वो इंडियन एयरफोर्स के जहाज से नहीं आता है या सरकारी जहाज से नहीं आता है, वो अडानी के जहाज से आता है। तो ये अडानी की सवारी करके प्रधानमंत्री बने और इनकी यही ताकत है। नहीं तो शिवराज सिंह चौहान भी 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके थे, वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते थे और वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी में। उस समय तो यह माना जाता था कि लाल कृष्ण आडवाणी ही अगले प्रधानमंत्री बनेंगे अगर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लेकिन अडानी और अंबानी के पैसे की ताकत से ये आदमी और इनके जो मैनेजर हैं अमित शाह, ये भारत की राजनीति पे इन्होंने अपनी पकड़ बनाई हुई है, बल्कि जकड़ बनाई हुई है। और जब तक ये पैसे की ताकत इनके पीछे रहेगी तब तक आप इनको हटा नहीं सकते। ये बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी समझ में आ गई है।
इसीलिए आप देखिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने कई सिद्धांतों के साथ समझौता कर रही है, जैसे स्वदेशी की बात। अब जिस तरह से निजीकरण हो रहा है और जिस तरह से देशी विदेशी पूंजी लगाई जा रही है, मुझे नहीं लगता कि आरएसएस को यह बहुत अच्छा लग रहा होगा कि देश की सारी सार्वजनिक संपत्ति निजी कंपनियों को बेची जा रही है, या एक पूंजीपति या दो पूंजीपति किस तरह से भारत पे हावी हैं। एक आदमी तो जिसको गुजरात के बाहर लोग जानते नहीं थे, वो मोदी के कार्यकाल में दुनिया के सबसे 10 अमीर लोगों में उसका नाम आ गया। उसकी संपत्ति कोरोना काल में अंबानी से कई गुना ज्यादा बढ़ गई। मतलब जितनी 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 गुना अंबानी की संपत्ति बढ़ी, उससे कई गुना ज्यादा अडानी की संपत्ति बढ़ गई। तो बहुत सारी चीजों को ना पसंद करते हुए भी आरएसएस की मजबूरी है कि अगर उनको दिल्ली में और भारत में सरकार चलानी है तो पैसा अडानी और अंबानी नरेंद्र मोदी के ही पीछे लगाएंगे। अभी उनका किसी और भारतीय जनता पार्टी के नेता पे इतना विश्वास नहीं है। तो इसीलिए मोदी के नाम की घोषणा करना इनकी मजबूरी है। और जैसा पहले कहा गया कि जब तक ये जीवित हैं और जब तक पैसा इनके पीछे है, तब तक तो इनका विकल्प नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी कहूंगा कि राजनीति बड़ी अनिश्चित चीज होती है। किस क्षण चीजें पलट जाएं, जिस तरह से जनता श्रीलंका में खड़ी हो गई सत्ताधारियों के खिलाफ, उस तरह का क्षण भारत में भी कभी आ सकता है और आया ही है। जिस तरह से किसान आंदोलन खड़ा हो गया, उसका भारतीय जनता पार्टी के पास उसका कोई जवाब नहीं था। जिस तरह से नौजवानों ने अग्निपथ के बाद रेलगाड़ी के डब्बे जलाने शुरू कर दिए थे, वो चीज अनियंत्रित भी हो सकती थी। तो किसी तरह से ये प्रबंधन कर रहे हैं, लेकिन ये बात सही है कि जनता में भारी असंतोष है। जी, 1 मिनट, क्योंकि समय समाप्त हो गया है, लेकिन नेहरू जी ने जो एक बात उठाई है कि अगर लेजिस्लेचर नहीं बनते हैं या जीतते नहीं इलेक्शन, क्या करें। डॉक्टर राकेश पाठक का भी कहना है कि जनता के ऊपर है। मैं जल्दी से 3-4 नेताओं के नाम ले लूं। इस आजाद भारत, मतलब जो हम लोगों ने देखा, उसमें डॉक्टर लोहिया, सबसे पहले माफ कीजिएगा, गांधी, अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया और जेपी, ये 4 लोगों को जिनको हम लोग जिनकी बातें बहुत मानते हैं, जिनके रास्ते में चलने की कोशिश करते हैं। गांधी ने लेजिस्लेचर का मुंह नहीं देखा, जेपी ने लेजिस्लेचर का मुंह नहीं देखा, अंबेडकर अपने पहले दोनों चुनाव हार गए, लोहिया अपने पहले दोनों चुनाव हार गए। लेकिन इन लोगों ने इसलिए किया कि आम आदमी की बात को इन्होंने उठाया, लड़ा, और कोई जरूरी नहीं कि हर एक आदमी को जेल जाने की जरूरत है, लेकिन बात को उठाते रहे। तो जो डॉक्टर राकेश पाठक का कहना है, मेहरू जी, मेरा सिर्फ एक मानना है, कोई जरूरी नहीं कि आप जीतिए, आप बात उठाना बंद कर दिए हैं। आप, अगर मैं उस बात पे फिर आ रहा हूँ, कुछ लोगों को लगेगा कि मेरा रिकॉर्ड फंस गया है। अगर सावित्रीबाई फूले का अपमान होता है तो कितने लोगों ने एक ट्वीट, हर एक आदमी कर रहा है, कितने लोगों ने ट्वीट किया, कितने लोगों ने कहा कि ये नहीं वो है। संदीप भाई, मैं आपसे जल्दी से एक चीज, क्योंकि समाप्त बिल्कुल है, 1 मिनट में आपको आंसर चाहूंगा, जो बहुत मुश्किल काम है। एक और आप डिजाइन देख रहे हैं, जिस तरह से जुडिशरी, हम इसको बोलना चाहिए, तीस्ता जी, हिमांशु कुमार, और उसके बाद ये जो आप 3-4 केसेस अभी हाल में हुए हैं, इसका भी एक पैटर्न है। मैं बहुत संक्षेप में आपसे 1-2 मिनट में इस बात में भी आपके का वो चाहूंगा, रिएक्शन चाहूंगा। नहीं, ये तो साफ है आनंद जी, जिस तरह से राम जन्मभूमि का फैसला आया है कि हमारी जो न्यायपालिका है वो भी कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में आ गई है। और ये हो सकता है कोई उस तरह का दबाव ना हो जिसको हम दबाव समझते हैं। एक और अजीब सी चीज हो रही है जो मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग इस समय जो पदों पे बैठे हुए हैं, उनको ये लगने लगा है, भ्रम हो गया है कि ये राष्ट्रवादी पार्टी है और ये राष्ट्र के लिए काम कर रही है, इसलिए हम अगर इसकी मदद करेंगे तो वो देश हित में होगा। ये एक भ्रम पैदा कर दिया है इसने, और बहुत सारे लोग इस जाल में फंस गए। मैं आधा मिनट लूंगा। आपका जो पहला वाला प्रश्न है बड़ा रोचक है। मैं भी यही कहने वाला था कि इस देश में एक बड़ी ताकत है जन आंदोलनों की। देखिए, किसान आंदोलन ने भी कहा कि हम चुनावी राजनीति में भाग नहीं लेंगे। तो इस देश में एक बड़ी ताकत है जन आंदोलनों की,
और आपको मैं याद दिला दूं कि मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में जो बहुत सारे अच्छे कानून बने, सूचना का अधिकार, वन अधिकार कानून, जो भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन हुआ, इस तरह, और महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, ये सब कानून सांसदों ने नहीं बनाए थे। ये सोनिया गांधी की एक एडवाइजरी काउंसिल थी जिसमें अरुणा रॉय थी, जिसमें जॉन ड्रेस थे, जिसमें हर्ष मंदर थे। तो ये इस तरह के लोगों का काम था जिन्होंने बहुत, जो जन आंदोलनों से जुड़े हुए थे, जो जनता की प्रक्रिया से जुड़े हुए थे, जिन्होंने इस तरह के अच्छे कानून बनाए। तो उस ताकत को भी पहचानिए। और उस, आपने खुद ही बता दिया है कि गांधी, लोहिया, जयप्रकाश और डॉक्टर अंबेडकर, इस तरह के लोगों का भारतीय राजनीति पे जबरदस्त प्रभाव रहा है और आज भी है।